हेलो गाइस, फ्री आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की सभी चैप्टरों की समरी करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। गाइस, यह समरी एक बड़ा क्वेश्चन भी है। अक्सर हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जो अक्सर 5 या 6 नंबर का आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने नोट कर लेना और इसे याद कर लेना अपने एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फ्लेमिंगो। A little boy, Franz, was going to his school. His teacher, M. Hamel, had told the students that he would ask them questions on participles the next day. The little boy knew nothing about participles, so he thought that he would be scolded at school. Against his apprehension, he was gently treated in the class. The teacher was wearing his ceremonial dress, and some villagers were also sitting on the rear benches of the classroom. M. Hamel told them that it was their last lesson in French and that they would have to have lesson in German in future. He explained to them the beauty of the French language. गाइज, ये हमारे दी लास्ट लेसन चैप्टर की समरी है और अक्सर ये हमारे एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो अगर आपने ये समरी याद कर ली तो आपके एग्जाम के ये 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम इस समरी को हिंदी में पढ़ते हैं। एक छोटा लड़का फ्रेंच अपने स्कूल जा रहा था। उसके अध्यापक एम हैमल ने छात्रों से कहा था कि वे अगले दिन उनसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। यह छोटा लड़का पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, अतः उसने सोचा कि स्कूल में उसे डांट पड़ेगी। उसकी आशंकाओं के विपरीत उससे कक्षा में विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। अध्यापक ने विशिष्ट अवसरों वाली पोशाक पहन रखी थी तथा कुछ गांव वाले भी कक्षा में पीछे की मेजों पर बैठे थे। एम हैमल ने उन्हें बताया कि यह फ्रेंच भाषा में उनका अंतिम पाठ था और यह कि भविष्य में उन्हें जर्मन के पाठ पढ़ने होंगे। उसने उन्हें फ्रेंच भाषा की सुंदरता के बारे में भी बताया। चैप्टर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। The author wants to draw our attention toward the poor people who live and work in extremely unhealthy conditions. She happens to see a band of boys who are rag pickers to talk to them. One of boys is called Sahib-e-Alam. She described the pitiable condition in which bangles maker in Firozabad work. They too work in highly unhealthy conditions. They lost their eyesight. Poverty has become vicious circle for them. For generations they have been making bangles and they are supposed to do same for many more generations to come. But Mukesh, a young boy, intended to be a motor mechanic. The author sees a flash of courage in him. फ्रेंड, अब हम इसकी हिंदी समरी देखते हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो गया, ये समरी आपको याद हो गई तो ये 3 से 4 नंबर आपको एग्जाम में दिला जाएगी। अब पढ़ते हैं हिंदी समरी।
लेखिका हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करना चाहती है जो अत्यंत अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं में काम करते हैं। उन्हें कूड़ा बीनने वाले लड़कों का समूह दिखाई पड़ता है। वह उनसे बात करती है। उनमें से एक लड़के का नाम साहिब ए आलम है। जिन दयनीय हालातों में फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं, वे उन हालातों का वर्णन करती है। वे भी अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करते हैं। वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। गरीबी उनके लिए एक दुष्कर्म बन गई है। पीढ़ियों से वे चूड़ियाँ बना रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि अभी उनके आगे आने वाली अनेक पीढ़ियाँ यही काम करें। किंतु एक युवक मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका को उसमें साहब की झलक दिखाई देती है। चैप्टर 3 डीप वाटर। When the author was 10 or 11 years old, he decided to learn swimming. He had an aversion to water from the beginning, but he went to YMCA swimming pool because it was a safe place. He began to learn swimming with his water wings. One day he went to swimming pool. An 18-year-old strong boy come there and threw the author into the deep water. He narrowly escaped death. He grew extremely afraid of water, but he had come to know that death itself is not frightening. It is the fear of death that is frightening. He decided to do away with his fear of water. He started afresh and became an accomplished swimmer. गाइज अब इसी समरी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। जब लेखक 10-11 वर्ष का था, उसने तैरना सीखने का निश्चय किया। शुरू से ही उसे पानी से अरुचि थी, किंतु वह YMCA तरनताल गया क्योंकि यह एक सुरक्षित स्थान था। अपने जल पंखों की सहायता से उसने तैरना सीखना शुरू किया। एक दिन वह तरनताल पर गया। एक 18 वर्षीय हट्टा कट्टा लड़का वहां आया और उसने लेखक को गहरे पानी में फेंक दिया। वह मरते मरते बचा। उसे पानी से अत्यधिक भय लगने लगा, परंतु वह यह जान गया कि स्वयं मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु का भय डरावना है। उसने अपने पानी के भय से मुक्ति का पाने का निश्चय किया। उसने नए सिरे से शुरू किया और एक कुशल तैराक बन गया। फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपके ये 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर 4 दी रैट्रैप। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Once there was a man. He sold small rat traps of wire. He made a very little money by selling rat traps. One night he stayed with an old man. The old man treated him well, but the man stole the old man's 30 kroner. The thief got confused in a forest. In the evening, he entered a forge. The owner of the forge happened to visit his forge. He mistook the thief to be one of his old acquaintance. He took the thief to his house. In the daylight, the ironmaster realized his mistake, so
He at once asked him to leave, but the ironmaster's daughter insisted on his staying with them as it was Christmas Eve. By dint of the good behavior shown by the young lady, the thief's attitude toward life changed. He felt sorry for what he had done. When the father and the daughter had gone to church, he left their home, but he left a rat trap as a gift. He put in the rat trap's 30 kroner and a note he had written in it that he should give the money back to the old man on the roadside. गाइस ये समरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। तो आइए अब इसकी हिंदी हम देखते हैं। एक बार एक आदमी था, वह तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियाँ बेचता था। चूहेदानियाँ बेचकर वह बहुत थोड़ा कमाता था। एक रात वह एक बूढ़े आदमी के साथ ठहरा। बूढ़े आदमी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु वह बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है चुरा ले गया। वह चोर जंगल में भटक गया। शाम को उसने एक लोहे के कारखाने में प्रवेश किया। कारखाने का मालिक संयोगवश वहां आ गया। उसने गलती से चोर को अपना पुराना परिचित समझ लिया, यानी अपना पुराना दोस्त समझ लिया। वह चोर को अपने घर ले गया। दिन के प्रकाश में कारखाने के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, अतः उसने उससे तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा, परंतु कारखाने के मालिक की बेटी ने उसके रुकने पर जोर दिया, क्योंकि उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। युवती द्वारा किए गए सद्व्यवहार के कारण चोर का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसे दुख महसूस हुआ। जब पिता और पुत्री चर्च चले गए तो वह घर छोड़कर चला गया, परंतु वह एक चूहेदानी उपहार स्वरूप छोड़ गया। उसने चूहेदानी में 30 क्रोनर और एक पत्थर छोड़कर चला गया। इसमें उसने लिखा था कि वह पैसे सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती है। चैप्टर 5 इंडिगो। This chapter tells us how Gandhiji struggled against the British for the poor peasant of Champaran. The Indian farmers had an agreement with the British landlord that they would produce indigo on 15% of the land and surrender it as rent to the landlord. The British planters came to know that Germany had developed synthetic indigo. They did not need indigo crop any longer. They demanded compensation from the farmers for setting them free from the agreement. Some of the farmers agreed to give compensation, but others refused to do so. At this time, Gandhiji came to Champaran and fought for the peasant for 1 year. He made them realize their power and the British their weakness. फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे हिंदी में समरी। तो आइए इसे देखते हैं हिंदी में। यह पाठ हमें बताता है कि गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए किस तरह अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। भारतीय किसानों का अंग्रेज़ जमींदारों के साथ एक समझौता था कि वे ज़मीन के 15% भाग पर इंडिगो उगाएंगे तथा इसे किराए के रूप में जमींदारों को देंगे। अंग्रेज़ जमींदारों का पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषण इंडिगो
विकसित कर लिया था। अब उन्हें नील की फसल की आगे जरूरत नहीं थी। समझौते से किसानों को मुक्त करने के लिए उन्हें उनसे क्षतिपूर्ति की मांग की। कुछ किसान क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हो गए, परंतु दूसरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस तरह गांधी जी चंपारण आए और 1 साल तक किसानों के लिए लड़े। उन्हें किसानों को उनकी शक्ति तथा अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का एहसास करवाया। फ्रेंड, यह समरी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर मैंने देखा है ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो इस समरी को अब अपने एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिए। चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स। Ashoka is a Tamil writer. In this lesson, he recounts his years at Gemini Studios. Pancake was the brand name of makeup material that Gemini Studios brought in large quantity. The makeup department was an array of different people. The makeup room looked like a hair cutting salon. The actors had to bear terrible heat of lamps. Men from different parts of India worked in the makeup department. A scene of seniority prevailed in this department. In the end, the writer described the visit of an English poet. Nobody knew anything about him. He shocked in the studios. Later, the writer came to know that this poet was Stephen Spender. फ्रेंड, अब हम हिंदी में समरी पढ़ेंगे इसकी। अशोकामित्रन एक तमिल लेखक है। प्रस्तुत पाठ में वे अपने जेमिनी स्टूडियो में बिताए हुए कुछ दिनों को याद करते हैं। पैनकेक जेमिनी स्टूडियो में बड़ी मात्रा में खरीदी जाने वाली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का नाम था। मेकअप विभाग में भांति भांति के लोग थे। मेकअप रूम किसी बाल काटने की दुकान जैसा दिखता था। अभिनेताओं को बल्बों की भयानक गर्मी सहन करनी पड़ती थी। भारत के भिन्न भिन्न भागों के लोग मेकअप विभाग में काम करते थे। इस विभाग में वरिष्ठता का भाव छाया हुआ था। अंत में लेखक एक अंग्रेज कवि के आगमन का वर्णन करता है। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने स्टूडियो में व्याख्यान दिया। बाद में लेखक को पता चला कि यह कवि स्टेफन स्पेंडर था। चैप्टर 7 The Interview. The Interview, a commonplace of journalism. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Different opinion about interview. Some claim that an interview is a source of truth and in its practice it is an art, while some other thinks that interview is an unwarranted instruction into their lives and somehow it diminishes them. Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy. He has accomplished a good reputation for his ideas on semiotics, the study of science. He has written a wide range of books. His novel, The Name of the Rose, brought him name and fame. Mukund asked Umberto how he can do so many things in his life. Eco reveals a secret about himself. He says that we all have a lot of empathy
space in our lives. If we feel empty space with our work, we feel empty spaces with our work, we can achieve a lot of success in our lives. Guys, अब हम समरी को हिंदी में देखते हैं। साक्षात्कार पत्रकारिता का एक सामान्य भाग। 130 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा समय से जब से इसका साक्षात्कार का आविष्कार हुआ, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम या साधारण बात हो गई है। साक्षात्कार के संबंध में विभिन्न मत। कुछ का मानना है कि साक्षात्कार सत्य का स्रोत है और व्यवहार में एक कला है। दूसरी ओर कुछ लोग साक्षात्कार को अपने जीवन में औचित्यहीन दखलंदाजी समझते हैं। वे महसूस करते हैं कि किसी न किसी तरह यह उन्हें छोटा करता है। अम्बर्टो इको इटली की बोलोगना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। इन्होंने सेमियोटिक्स चिन्हों के अध्ययन पर अपने विचारों में एक अच्छा सम्मान हासिल किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। द नेम ऑफ द रोज नामक उनके उपन्यास ने उनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। मुकुंद प्रोफेसर अम्बर्टो से पूछते हैं कि वे एक साथ इतने कार्य किस प्रकार संपन्न कर लेते हैं। इको अपने बारे में एक रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। यदि हम इन खाली स्थानों को अपने कार्यों से भर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। गाइज, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।